तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ये बात कर रहे थे कि ये जनरल है। जनरल मतलब तमाम तर इन्वेस्टर्स हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हमने पढ़ा था एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा इन्वेस्टर होता है प्रिफर्ड शेयर होल्डर। प्रिफर्ड शेयर होल्डर में हम ये देख रहे थे कि ये इन्वेस्टर हमसे कितना रिटर्न चाहता है, इसको हमने पढ़ा था एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें अभी हम नहीं आए हैं। और तीसरा कंपनी का होता है डेट होल्डर, इसको हम पढ़ेंगे एज कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, पहले हम आए थे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के हमने दो तरीके देखे थे। एक हमने पढ़ा था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, डीवीएम। दूसरा हमने पढ़ा था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डीजीएम। अब तीसरा हम पढ़ेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या सीएपीएम। ओके, तो पहला हमने डीवीएम पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसके तहत हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। दूसरा हमने पढ़ा था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसमें हम ये अज्यूम कर रहे थे कि कंपनी का डिविडेंड हर साल एक कांस्टेंट परसेंटेज से ग्रो करेगा। तो इसका हमने फॉर्मूला रखा था डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम तीसरी टेक्निक पे चलते हैं, सीएपीएम पे। ओके, लेट्स अज्यूम कि हमारी एक कंपनी है विजुअल लिमिटेड। इसने अभी डिविडेंड पे किया है 80 सेंट्स, 80 पैसा का। और पिछले साल लेट्स से इसका डिविडेंड था 76.19 पैसा। अभी इस कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है 7 रुपए 60 पैसे। हमें क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूमिंग ए
company will continue to pay 80 पैसा एवरी ईयर, यानी इसका जो डिविडेंड रहेगा वो यही रहेगा। बी, दूसरे में हम ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो डिविडेंड ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। अब पहले में हम ये कह रहे हैं कि कंपनी का डिविडेंड यही रहेगा, तो पहले केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। जब आप ये कह रहे हैं कि कंपनी का डिविडेंड ग्रो नहीं करेगा, यही रहेगा, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। अभी देखिए डिविडेंड कितना दिया है? 80 पैसा। इसी को रुपयों में कहें तो 0.8 रुपीस डिवाइडेड बाय पी नॉट। कंपनी की शेयर प्राइस कितनी चल रही है? 7.60 रुपए। तो ये कितना % रिटर्न है? शायद मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 10.52%। 10.526, ठीक है, यानी 10.53 हो गया राउंडेड अप। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10.53% है। जबकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखिए दोनों में फर्क क्या है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि कंपनी का डिविडेंड ग्रो नहीं करेगा, कांस्टेंट डिविडेंड रहेगा। तो इसमें हमारी अजम्पशन है कांस्टेंट डिविडेंड, और डीजीएम में हमारी अजम्पशन है कांस्टेंट ग्रोथ। अच्छा, अब देखते हैं हमारी ग्रोथ कितनी रही है। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन उसमें मैंने जो ग्रोथ आपको दी थी वो 4-5 साल का डिविडेंड दिया था। इसमें मैंने आपको एक ही साल का डिविडेंड दिया है। तो अभी आपने कितना डिविडेंड पे किया है? 80 पैसा माइनस पिछले साल कितना पे किया था? 76.19 डिवाइडेड बाय पिछले साल का डिविडेंड 76.19। तो एक साल में हम देखें हमारा डिविडेंड कितने % से ग्रो किया है। रूट वाला फॉर्मूला यहां पे इस वजह से नहीं लग पाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, यासीन आपने आंसर बताया 0.05, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यानी 5%। प्लीज कंफर्म आंसर्स। 5%। ओके, अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं एज पर डीजीएम। उसमें हम रखते हैं डी नॉट। अभी कितना डिविडेंड पे किया है? 80 पैसा। और ये ग्रो कितने से करेगा? 5% से, डिवाइडेड बाय
प्राइस इज 76.19 रुपीज, प्लस करेंगे ग्रोथ। इसका बताया आंसर क्या आ रहा है? यासीन 0.06 प्लस 0.05, 11 बनेगा शायद। %5 बिल्कुल आखिर में प्लस करना है। ओके, आपने आंसर दिया 0.061। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो परसेंटेज में आ जाएगा 6.1%। ठीक है, आंसर्स दोनों के डिफरेंट है और दोनों के अजम्पशंस भी मुख्तलिफ है। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरा न्यू टेक्निक पे, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CAPM। क्विक रिव्यू, आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते किसको है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? Yes, anyone? What is cost of equity? Correct. Shareholders required rate of return. तो हमसे हमारे शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So this is not what company actually pays. तो आप जब कंपनी के डिविडेंड्स देख रहे हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, तो कंपनी जो पे कर रही है वो थोड़ी ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वो है जो वो मांग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक कुछ अजम्पशंस हम देखेंगे। पहली अजम्पशन ये कहती है that investor is well diversified। डाइवर्सिफाइड का मकसद क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बुनियादी उसूल ये कहता है, डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि आप तमाम तर अमाउंट किसी एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट में ना लगा दें। लाइक अगर किसी भी इन्वेस्टर ने पूरा का पूरा अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ फिक्स रिटर्न में रखता है, बॉन्ड्स खरीदता है या कोई बैंक में सेविंग अकाउंट में रखवाता है, तो वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकेगा। तो वेल डाइवर्सिफाइड का मकसद
सिंपली क्या है, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। कुछ इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सिक्योर जगह पे लगाएं, कुछ मॉडरेट रिस्क में, और कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में लगा दें। तो सीएपीएम की पहली असम्पशन यह है कि जो भी इन्वेस्टर है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी एक जगह पे की हुई नहीं है, उसने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। दो तरह के रिस्क होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, और दूसरा हम नाम देते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मकसद है दिस इज अ रिस्क टू इकोनॉमी एट लार्ज, जिसको आपने इकोनॉमिक्स में मैक्रो लेवल करके पढ़ा है। यानी ये ऐसा नुकसान है जो सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ हिट करेगा, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक। शॉर्ट में हम इसको समझाने के लिए कहते हैं रिस्क दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। यानी अगर आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए हुए भी हैं, तो ओवरऑल खुदा ना खास्ता अगर पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करती है, तो इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में जहां भी पैसे लगाए हुए नुकसान में जाएगा। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। और दूसरा है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, दैट इज कि ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हिट करेगा, बाकी इंडस्ट्रीज इससे असरअंदाज नहीं होंगी। इसको भी समझाने के लिए हम कहते हैं unsystematic risk is risk that can be diversified। अब इसका मकसद है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क से इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन करके बच सकता है, जबकि सिस्टमेटिक रिस्क से बच नहीं सकता। अच्छा, अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन्वेस्टर हमसे कितना रिटर्न चाहता है। तो पहले तो ये बात समझ लें कि क्योंकि इन्वेस्टर वेल डाइवर्सिफाइड है, तो उसको अनसिस्टमेटिक रिस्क का तो डर ही नहीं है। तो वो हमसे सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन किसकी मांगेगा? सिस्टमेटिक रिस्क की। सही है, क्योंकि वो खुद तो डाइवर्सिफाइड है। अनसिस्टमेटिक रिस्क तो उसको तंग ही नहीं करेगा, बाकी उसको परेशान करेगा सिस्टमेटिक रिस्क। उसका वो हमसे कंपनसेशन मांगेगा, जिसको हम मेजर करते हैं इन फॉर्म ऑफ बीटा फैक्टर।
Beta factor is compensation of return for risk. अब एक बुनियादी उसूल, मोर रिस्क मोर रिटर्न। जहां पे भी रिस्क ज्यादा होगा वहां से रिटर्न ज्यादा ही मांगा जाएगा। और ये रिटर्न के जो कंपनसेशन है वो हम मेजर करेंगे इन बीटा फैक्टर। मिसाल, कोई भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से यहां मेरा मकसद है इन्वेस्टमेंट या शेयर्स। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट का बीटा 1 है तो इसका मकसद कि ये सिक्योरिटी उतनी ही रिस्की है जितना कि पूरी मार्केट रिस्की है। यानी ये कोई एक्स्ट्रा रिस्की नहीं है, इस कंपनी को भी उतना ही रिस्क है जितना कि पूरी इंडस्ट्री को है। अगर किसी कंपनी का बीटा ग्रेटर देन 1 है इसका मकसद वो सिक्योरिटी या वो कंपनी पूरी इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्की है। यानी कंपेयर टू जनरल रिस्क ये कंपनी थोड़ी ज्यादा रिस्की है। अगर किसी कंपनी का बीटा फैक्टर लेस देन 1 है तो ये एवरेज इंडस्ट्री से कंपैरेटिवली कम रिस्की है। तो इन्वेस्टर अगर किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो कि इंडस्ट्री से ज्यादा रिस्की है तो वो उस कंपनी से ज्यादा रिटर्न मांगेगा। अच्छा, अब हम कुछ फैक्टर्स रख रहे हैं। पहला हम रख रहे हैं रिस्क फ्री रिटर्न। कि अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स या डेट में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे पैसे डूबने का और रिटर्न फ्लक्चुएट करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो वो तो रिटर्न कम से कम आपसे मांगा जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो नाम से ही रिस्की है। तो अगर इन्वेस्टर को कोई सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाने से, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने से या नेशनल सेविंग स्कीम्स वगैरह में पैसे रखवाने से एक परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी कंपनी का शेयर का नाम सुन के ही वो उससे तो ज्यादा रिटर्न ही मांगेगा। दूसरा हम लेते हैं एवरेज मार्केट रिटर्न। दिस इज रिटर्न
ऑफर्ड बाय स्टॉक मार्केट। अब आरएम यानी जो एवरेज मार्केट रिटर्न है वो रिस्क फ्री रिटर्न से तो ज्यादा ही होगा, यानी ये तो वो परसेंटेज है जो कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ही मांगेगा। इसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो कम से कम है जो आपको देना पड़ेगा, प्लस स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है वो आपको देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। अब ये तो वो रिटर्न हुआ जो कि स्टॉक मार्केट ऑफर करेगी। अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी का बीटा कितना है। अगर आपकी कंपनी का बीटा ज्यादा हुआ तो आप और भी ज्यादा रिटर्न देंगे, अगर कम हुआ तो कम रिटर्न देंगे। अगर आप उतने ही रिस्की हैं जितना कि मार्केट तो आप उतना ही रिटर्न देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कि इन्वेस्टर अगर डेट मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको 6% मिलते हैं, और एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना है 11%। तो रिस्क प्रीमियम कितना हुआ? यस एनीवन? रिस्क प्रीमियम कितना है? देखिए रिस्क प्रीमियम हम किसको कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना माइनस डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो स्टॉक मार्केट दे रही है 11%, माइनस रिस्क फ्री है 6%। 5% किस चीज का इजाफी लेगा? ये 5% इन्वेस्टर आपसे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ही मांग लेगा, क्योंकि अगर उसके पैसे सिक्योर रहे, उसका रिटर्न भी सिक्योर रहे, कंपनी के कमाने ना कमाने से, नफे नुकसान से अगर इन्वेस्टर को कोई सरोकार ही ना हो, जब भी उसको अगर 6% मिल रहा है, तो अगर एक ऐसी मार्केट में कदम रखे जहां उसका पैसा डूब भी सकता है, उसको रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कंपनी के नफे नुकसान से भी इसको लेना देना है, तो ऐसी मार्केट की दावत कबूल ही तब करेगा जब वो मार्केट ज्यादा रिटर्न देगी। तो एवरेज लेट से पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट 5% ज्यादा रिटर्न ऑफर करती है एज अ वेलकम टोकन। अच्छा अब हम बात करते हैं कि एंटिटी एक्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसका बीटा फैक्टर
1.25 है। इसका मकसद क्या है? एंटिटी एक्स एवरेज स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिस्की है कि कम? यस, करेक्ट। क्योंकि इसका बीटा 1.1 से ज्यादा है, सॉरी 1 से ज्यादा है, तो इसका मकसद ये स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिस्की है। अगर इसका बीटा होता 0.85, तो इसका मकसद ये स्टॉक मार्केट से कम रिस्की है। और अगर इसका बीटा होता 1, तो यानी ये उतना ही रिस्की है जितना कि स्टॉक मार्केट में जनरली रिस्क है। अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, तो इन्वेस्टर को सूखे सूखे मार्केट से कितने पैसे मिल रहे हैं? 6%, जिसमें उसका रिस्क 0 है। उसके बाद अगर स्टॉक मार्केट में दाखिल होता है तो 11% मिल रहा है, जिसमें से 6 तो रिस्क फ्री से भी मिल रहा था। तो रिस्क प्रीमियम कितना हो गया? 5%। लेकिन माजरत के साथ आपकी कंपनी उससे भी ज्यादा रिस्की है, तो आपकी कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? ओके, 18.925 एक का आंसर है और 12.25। मानूर प्लीज करेक्ट करिएगा। हम पहले ये प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, जो कि बनेगा 5। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। फाइव को अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है? उसको फिर प्लस कर देंगे 6%, तो आपका आंसर है 12.25%। इसमें कहीं भी हमने ये नहीं रखा कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है या कितना डिविडेंड देने का इरादा रख रही है। हम सिंपली ये देख रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपकी कंपनी मार्केट के मुकाबले में कितनी रिस्की है। बी, अगर इन्वेस्टर को रिस्क फ्री मिल रहा है 6%, स्टॉक मार्केट उसको दे रही है 5% का रिस्क प्रीमियम, और आपकी कंपनी मार्केट के मुकाबले में सेफ है, क्योंकि आपकी कंपनी सेफ है, यानी जिसको हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनी है या लेस रिस्की कंपनी है, तो उस केस में आप स्टॉक मार्केट से भी कम रिटर्न दे सकते हैं थोड़ा सा। इस केस में देखो आपका सीएपीएम कितना आ रहा है? 10.25। तो जब मार्केट का रिटर्न ही 11% है, बावजूद इसके आप दे रहे हैं 10.25, लेकिन इन्वेस्टर फिर भी आपकी कंपनी में पैसे लगाने का इरादा रख सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी सेफ है। सी, रिस्क फ्री 6% हुआ, आपकी कंपनी का बीटा 1 है, यानी उतना ही रिस्की है जितना कि स्टॉक मार्केट में रिस्क चलता है, मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम। तो इसका आंसर कितना आएगा?
या उतना ही रिटर्न ऑफर कर रहे हैं जितना कि स्टॉक मार्केट कर रही है। तो ये तीसरा तरीका है किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का। जनरली जब भी आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं तो आपको सवाल ये होना चाहिए कि ये बीटा फैक्टर पता कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये बीटा फैक्टर्स स्टॉक मार्केट में रेडली अवेलेबल होते हैं। मैं भी अपनी स्क्रीन की हेल्प से आप लोगों को दिखा देता हूं किसी भी कंपनी का बीटा फैक्टर कितना चल रहा है। ये स्टॉक मार्केट में बिल्कुल क्लियरली बताया जाता है। मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको शो कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं अमरेली का बीटा फैक्टर क्या चल रहा है, 1.45। जो आप किसी भी कंपनी का सर्च कर सकते हैं। ये हमें स्टॉक मार्केट में ओपनली मिल जाएगा। एमएल आपने सही कहा, हम चूज करेंगे, लेकिन देखें हर एक शेयर होल्डर से थोड़ी बीटा पूछा जाएगा। तो हम जनरली देखेंगे कि कौन सी कंपनी का स्टॉक मार्केट में बीटा फैक्टर क्या चल रहा है। तो अगर हम अमरेली स्टील की कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना चाहें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में रिस्क फ्री रेट कितना चल रहा है। से अगर हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में अगर सेफ इन्वेस्टमेंट की जाए, वहां से हमें मिलता है 7% रिटर्न। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका एवरेज रिटर्न से फॉर इंस्टेंस 13% है। और अमरेली स्टील का उसमें बीटा फैक्टर हमने कितना लिखा था, 1.45 था ना। 1.45। अब आप मुझे बताएं कि अमरेली स्टील की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी। तो सीएपीएम में हम क्या करेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से मिल रहा है 7%, प्लस स्टॉक मार्केट दे रही है 13%, डेट मार्केट दे रही है 7%। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिस्क प्रीमियम कितना है, 13% दे रही है स्टॉक मार्केट, 7% रिस्क फ्री है। डिफरेंस हो गया 6% का। जबकि अमरेली कितना रिस्की है, मार्केट से ज्यादा रिस्की है, और उसका बीटा है 1.45। तो अब मुझे बताएं कि अमरेली की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 15.7%। तो अगर हम बाकी फैक्टर्स पाकिस्तान मार्केट के सेम ही रखें और ये देखें कि मुगल स्टील मार्केट से ज्यादा रिस्की है, 1.56 इसका बीटा है,
आप बताएं इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा? इरिडीमेबल में क्योंकि इसकी कोई परपेचुइटी नहीं होती, इन्वेस्टर को कांस्टेंट डिविडेंड मिलता जाएगा हर साल और परपेचुइटी में। तो इसकी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं बाय मींस ऑफ डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। इसमें हम कॉस्ट निकालेंगे एज डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट इंटू 100 सिंपली। ओके, से साइट लिमिटेड के पास 9% 10 रुपीज प्रेफरेंस शेयर इशूड है। 10 रुपीज इसकी पार वैल्यू है, 9% इसका डिविडेंड है। और अभी मार्केट में इसकी वैल्यू 9 रुपए 60 पैसे चल रही है। डीवीएम में हमें क्या क्या चाहिए? एक डिविडेंड चाहिए और एक प्राइस चाहिए। मुझे बताएं कि डिविडेंड पर शेयर कितना है? 9% ऑफ 10 रुपीज, यानी इसका डिविडेंड चल रहा है साल में 90 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में एक तो हमें डिविडेंड चाहिए जो कि 90 पैसा है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू जो कि 9 रुपए 60 पैसे है। कितना आंसर आ रहा है इसका? नाइन 9.375%। ये बनी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन यह बात किसके लिए कर रहे हैं? यह बात कर रहे हैं फॉर इरिडीमेबल। दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि रिडीमेबल होते हैं।
रिडीमेबल का मकसद कि इन्वेस्टर को मिलेगा कांस्टेंट डिविडेंड, हर साल, और कब तक मिलेगा? अप टू मेच्योरिटी। तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हम किस तरीके से निकालेंगे? यह कैलकुलेट किया जाएगा बाय मींस ऑफ आईआरआर। पहले मुझे ये बताएं, क्या आप में से किसी को आईआरआर का पता है क्या चीज होती है? अगर हाँ तो आपको क्या पता है? वेटिंग फॉर योर कंट्रीब्यूशंस। व्हाट इज आईआरआर? ओके, इट्स नॉट फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एमएल। आप लोगों ने यहां तक बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इसका मकसद है दिस इज द रिटर्न being generated by इन्वेस्टमेंट। जिस तरह एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? दिस इज रिक्वायर्ड रिटर्न, जो आप चाह रहे हैं। उसके अगेंस्ट आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न के प्रोजेक्ट में से जो भी रिटर्न मिल रहा है। हाँ एमएल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दिस इज एनुअल, नो सॉरी, इट्स नॉट ग्रोथ। आई जस्ट रेड इट, इट्स नॉट रेट ऑफ ग्रोथ। हाँ उमर, ये बात ठीक है कि हम उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कह सकते हैं कि आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि प्रेफरेंस शेयर की इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न इन्वेस्टर को मिल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम एक कंपनी के पास 50,000 8% डिविडेंड वाले 100 रुपए की पार वैल्यू वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। These are redeemable at par after 4 years. आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अब हमें बेसिकली इसका आईआरआर निकालना है।
एक बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, IRR एक ऐसी परसेंटेज होती है जिस पे एनपीवी कितनी आती है, हमेशा 0। अब हम पहले रखते हैं कैश फ्लोज। आप एक शेयर की बात करें या 50,000 की इकट्ठे बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हम टोटल बात करते हैं, पहले से लेकर चौथे साल तक और चौथे साल में 50,000 शेयर्स पे क्या कैश फ्लो मिलेगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, उसका 8%। 100 रुपए का 8%, यानी एक साल में एक शेयर पे मिलेंगे 8 रुपए। मल्टीप्लाई बाय 50,000 शेयर हैं अगर, तो 4 लाख रुपए का डिविडेंड कंपनी देगी इन्वेस्टर को, यानी इन्वेस्टर को मिलेगा 4 लाख रुपए का डिविडेंड पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल में। और चौथे साल में इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? चौथे साल में इन्वेस्टर को मिलेगी पार वैल्यू। 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो इन्वेस्टर को मिलेंगे पूरे 50 लाख रुपए वापस। अब हमें देखना है कि ये कितना रिटर्न दे रहा है। अच्छा, हमें ये पता चलता है कि इसके शेयर की करंट प्राइस 100 रुपए 60 पैसे है। तो इन्वेस्टर आज कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा? ये तो वो रिटर्न है जो कि उसको मिलेगा। आज अगर इन्वेस्टर ये शेयर खरीदना चाहे तो 100 रुपए 60 पैसे का एक शेयर है, 50,000 शेयर कितने के बनेंगे? ठीक है, 50,30,000 रुपए के। या लेट्स से इसको हम करते 101 रुपए है, थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि डिफरेंस बढ़ा है समझने के लिए। 101 रुपए 60 पैसे का शेयर है, तो ये बन गया 50,80,000 रुपए। IRR के लिए हमें दो तुक्के लगाने हैं। मिसाल हम पहला लगाते हैं 8% पे ही। तो आप पहले मुझे बताएं 8% का 4 साल का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? 8% 4 साल का एन्युटी फैक्टर। वेटिंग फॉर योर आंसर। 8% 4 साल का एन्युटी फैक्टर। स्लो चल रहे हो भाई। 1 माइनस वन प्लस आई और माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, इट इज 3.312। यह गया इसका एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, वैल्यू बन रही है 13,24,850।
और 50 लाख हर साल नहीं मिलेंगे, 50 लाख सिर्फ चौथे साल के आखिर में एक बार मिलेंगे। तो इसको हम लगाएंगे डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.08 और 4 0.735। वैल्यू आ गई 36,75,150। ये दो रिटर्न्स हैं जो आज के हिसाब से इन्वेस्टर को मिलेंगे। और आज के हिसाब से इन्वेस्टर क्या देगा? आज का 1 रुपया है, इसमें किसी किस्म का कोई किराया नहीं लगेगा। इन्वेस्टर आज देगा 50,80,000 रुपए, और सामने से उसको ये रिटर्न मिलेगा 13,24,850। ये हो गया करीबन 50 लाख रुपए। माइनस इन्वेस्टर कितने दे रहा है? 50,80,000 रुपए। तो इन्वेस्टर का 80,000 रुपए का नुकसान है। आठ परसेंट पे एनपीवी नेगेटिव है। बताइए इन्वेस्टमेंट 8% से ज्यादा रिटर्न दे रही है या कम? 8% पे एनपीवी नेगेटिव है। ये शेयर्स 8% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं या कम रिटर्न दे रहे हैं या 8% दे रहे हैं? ठीक है, तो एनपीवी क्योंकि नेगेटिव है, इसका मकसद हमारे 8% का रिटर्न भी इसमें से नहीं निकल पा रहा। अगर 8% से ज्यादा रिटर्न देता था तो एनपीवी पॉजिटिव होती, लेकिन ये 8% से कम रिटर्न दे रहा है। तो हमने अपने तरफ से तुक्का मार के देखते हैं 6% का, कि अगर 6% रिटर्न देखें तो क्या वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पहले एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 6% 4 साल, 1 माइनस 1 प्लस आई 6% माइनस एन 4 साल होल डिवाइडेड बाय आई 6%। इसका आंसर है 3.465। इसको हमने मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो से 4 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 13,86,042 रुपए। और 50 लाख तो एक ही बार मिलेंगे। तो 6% 4 साल का डिस्काउंट फैक्टर 792 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, $3,960,000 468। इन्वेस्टर तो पैसे आज ही दे रहा है 50,80,000। इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है? 53,46,000। और इन्वेस्टर दे कितना रहा है? 50,80,000। तो उसको 2,66,510 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मकसद
the return is more than 6% but less than 8%. तो अब IRR बताएगा कि 6 और 8 के बीच में क्या है. हम IRR को कहते हैं कि दिस इज इंट्रापोलेशन. इंट्रापोलेशन ये कह रहा है that zero lies between negative and positive, कि प्लस और माइनस के बीच में ही कहीं जीरो आता है. एग्जैक्टली बीच में ना सही. तो IRR हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? A percentage यहां पे A का मकसद है लो परसेंटेज जो आपने यूज की है. हमारे पास दो परसेंटेजेस है, एक 6% है, एक 8% है. तो A का मकसद लो रेट ऑफ रिटर्न और B का मकसद है हायर रेट ऑफ रिटर्न. तो लो में हमने यूज किया है 6% और हाई में हमने यूज किया है 8%. A का मकसद है एनपीवी एट लो रिटर्न, यानी 6% पे कितनी एनपीवी है. ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 6% पे 2,66,510 है. और बी का मकसद है एनपीवी एट हाई रिटर्न, उस पे है -80,000. डेटा हमारे सामने है, पुट करते हैं. ए कैपिटल ए है, स्मॉल परसेंटेज यानी 6% डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज एनपीवी एट लो परसेंटेज डिवाइडेड बाय, फिर से ए है 266,510, देन है माइनस और सामने आंसर भी है 80,000 माइनस. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. मल्टीप्लाई बाय कैपिटल बी यानी हायर परसेंटेज 8% माइनस ए यानी लोअर परसेंटेज 6. पहले डिनोमिनेटर साइन सॉल्व कर लेते हैं. 266,510 प्लस 80,000. अब इसको न्यूमरेटर रखते हैं. 266,510 डिवाइडेड बाय टोटल एनपीवी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. हाई परसेंटेज माइनस लो परसेंटेज, 8 माइनस 6 2 प्लस लो परसेंटेज 6. तो इसका आंसर आ रहा है 7.54. इस पूरे का आंसर है 7.54. ये बनेगा हमारा IRR, या जिसको हम यहां पे कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तीसरा इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है डेट,
तो इस कॉस्ट ऑफ डेट को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिडीमेबल ही होता है, डेट कभी इरिडीमेबल होता नहीं है। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे बाय मींस ऑफ आईआरआर, कि अगर हमारे कोई भी बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स वगैरह हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जाम्पल लेते हैं। कि हमारी कंपनी के पास 25,000 8% 1,000 रुपीज बॉन्ड्स इश्यू हैं। These are redeemable at par value after 5 years. अज्यूम हमारा एक बॉन्ड मार्केट में 975 रुपए में डील हो रहा है। एक्स इंटरेस्ट। आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करके दें। अज्यूमिंग टैक्स रेट इज 20%। आईआरआर के लिए सेम काम करेंगे, एक तो टाइमिंग रखेंगे, दूसरा रखेंगे कैश फ्लोज। ईयर 0 में अगर इन्वेस्टर ये बॉन्ड ले तो कितने का मिलेगा? 975 का। 25,000 बॉन्ड्स कितने के बनेंगे? वैल्यू बन रही है 2,83,75,000 रुपए। इनफैक्ट सॉरी 2,43 है ना। ये इन्वेस्टर को आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर पहले से लेकर 5वें साल तक इन्वेस्टर को मिलेगा 8% इंटरेस्ट। 1,000 रुपए का बॉन्ड है, 8 रुपए इंटरेस्ट 80 रुपए, और 25,000 बॉन्ड्स हैं, तो इसको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 20 लाख रुपए। और 5वें साल में रिडीम किस पे होगा? एट पार वैल्यू। तो 25,000 बॉन्ड्स हैं, 1,000 रुपए का एक, ये हो जाएंगे 2.5 करोड़ रुपए। अब इस पे हम लगाएंगे परसेंटेजेस, दो तुके। लेट्स से पहले हम 8% ही रख लेते हैं। 8% पे आज का 1 रुपया 1 रुपया ही है वैसे भी,
8% का 5 सालों का एन्युटी फैक्टर 3.9927 मिलेंगे 20 लाख रुपए हर साल 7,985,000 420 की प्रेजेंट वैल्यू आज के हिसाब से 24,375,000 इन्वेस्टर ने देने हैं और हम इसको आखिर में देंगे 25 मिलियन 8% 5 साल डिस्काउंट फैक्टर 0.681 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 25 मिलियन से 17,14,580 तो प्रेजेंट वैल्यू में हम देख रहे हैं कि आज इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है। एक तो ये मिलेंगे प्लस एन्युटी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था 7,985,420 25 लाख इसको मिलेंगे माइनस आज वैल्यू है 24,375 तो 6,25,000 ज्यादा मिल रहे हैं इन्वेस्टर को। क्योंकि 8% पे एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मकसद रिटर्न मोर देन 8% है। तो कम मारते हैं 2% ज्यादा कर लेते हैं देखते हैं 10% पे कितना बनता है। आज का 1 रुपया तो 1 रुपया है 10% पे 5 साल का एन्युटी फैक्टर 3.791 कैश फ्लो है 20 लाख का 7,581,000 573 उसके अलावा 5 साल के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका डिस्काउंट फैक्टर बनना 0.621 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 करोड़ से तो ये बने 15,523,000 आज के हिसाब से देखिए कितने पैसे बन रहे हैं। एक तो ये मिलेंगे लमसम दूसरा ये मिलेंगे माइनस देने पड़ेंगे 24,375 तो माइनस में आ रहा है 12,70,000 393
इसका मकसद ये जो रिटर्न दे रहा है वो लेस देन 10% है। तो इन्वेस्टर को इन बॉन्ड से 9% से 8% से ज्यादा रिटर्न और 10% से कम रिटर्न मिल रहा है। कैलकुलेट करेंगे आईआरआर। पहले हमने रखी लो परसेंटेज 8% प्लस एनपीवी एट लो परसेंटेज 625 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट वापस 625 माइनस 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 प्लस 1270 393 multiply by high percentage minus low percentage. हमारी एनपीवी आ रही है 8.66%। एज वी सेड के 8% से ज्यादा है 10% से कम है तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है 8.66, लेकिन टैक्स कितना है 20%। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 माइनस टी, क्योंकि इंटरेस्ट जितना भी कंपनी देगी उस पे उसको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, तो हम इसको करेंगे पोस्ट टैक्स। 6.93%। cost of debt after tax। That's it। तो हमें पता चल गया हमारी कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलता है बाय मींस ऑफ आईआरआर। कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलता है, दैट डिपेंड्स। और कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है वो हमने पढ़ा बाय मींस ऑफ डीवीएम, डीजीएम एंड सीएपीएम। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट में आप लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं। बाकी फर्दर कोई भी कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे।